नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। नरेंद्र मोदी ने आज फिर दुनिया से कहा कि यह युद्ध का दौर नहीं है। यह ठीक वैसा ही है जैसे नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से कहा था कि यह आतंक का दौर नहीं है, आतंकवादियों को खत्म करना पड़ेगा, आतंक का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी की लाइन ईरान पर भी क्लियर है और पाकिस्तान पर भी क्लियर है। दुनिया में एक और वर्ल्ड लीडर है जिनकी लाइन ईरान और पाकिस्तान पर बिल्कुल साफ है। वो नरेंद्र मोदी के बेस्ट फ्रेंड और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। अब इजराइल ने भी अपनी पॉलिसी दुनिया के सामने रख दी है। इजराइल सिर्फ ईरान पर नहीं रुकने वाला। ईरान के बाद इजराइल का फोकस पाकिस्तान होगा। ईरान एटम बम बनाने वाला था और सिर्फ खबर मिली और इजराइल ने ईरान के 9 टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट उड़ा दिए, ईरान के परमाणु अड्डे तबाह कर दिए। पाकिस्तान तो न्यूक्लियर वेपन बना चुका है। आज पाकिस्तान ने भी अपनी पॉलिसी बताई कि अगर ईरान को जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान अपना एटम बम उसे सप्लाई करेगा। मतलब पाकिस्तान अपना एटम बम ईरान को दे सकता है। पाकिस्तानी एटम बम इजराइल पर बरस सकते हैं। दुनिया में इजराइल ही एक ऐसा मुल्क है जो वेट नहीं करता, अटैक करता है। और पाकिस्तान को अब यही डर लग रहा है। बस कुछ हफ्ते की बात है तो क्या इजराइल की फोर्स पाकिस्तान पर भी बम गिराने वाली है? क्या ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर आने वाला है? क्या इजराइल बहुत जल्द पाकिस्तान पर मिसाइल्स की बरसात करने वाला है? क्या हिंदुस्तान और इजराइल दोनों मिलकर पाकिस्तान का इलाज करेंगे, एक साथ अटैक करेंगे? इजराइल ने ईरान पर हमला किया, खतरे का सायरन पाकिस्तान में बज गया। हर जगह एक ही चर्चा, एक ही पर्चा। क्या इजराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान और पाकिस्तान के परमाणु हथियार हैं? पाकिस्तान में इस खौफ का प्रसारण खुद पाकिस्तानी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ईरान के बाद इजराइल और हिंदुस्तान के हिट लिस्ट पर पाकिस्तान ही है। इस वक्त पूरी दुनिया में 2 ही मुल्क हैं जो खुलकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान का इलाज होना चाहिए, पाकिस्तान को ठीक करना चाहिए। एक मुल्क है हिंदुस्तान जिसे मोदी लीड कर रहे हैं, दूसरा मुल्क है इजराइल जिसे नेतन्याहू लीड कर रहे हैं। मोदी साइप्रस से सीधे G7 की मीटिंग के लिए कनाडा के अल्बर्टा जाने वाले हैं। G7 के 7 देशों में से एक भी देश न्यूक्लियर वेपन के मुद्दे पर ईरान के साथ नहीं है। और इस बीच साइप्रस से मोदी ने पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों के लिए एक बड़ा मैसेज दिया है। पहले वो मैसेज समझिए, फिर आगे की बात करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की के लिए मोदी का वो मैसेज साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वाले इस फ्रेम में है। साइप्रस के राष्ट्रपति मोदी को इशारा करके जमीन का जो हिस्सा दिखा रहे हैं वो कोई सामान्य हिस्सा नहीं है। ये नॉर्दर्न साइप्रस का वो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान के दोस्त देश तुर्की ने अवैध कब्जा कर रखा है और वो पूरा इलाका टर्किश सेना के ऑक्यूपेशन के अंदर है। और अब भारत ने साइप्रस के क्षेत्रीय अखंडता को समर्थन देकर ना सिर्फ तुर्की को हक्का बक्का कर दिया है बल्कि लगे हाथों पाकिस्तान को भी पीओके वापस लेकर रहेंगे वाला हिंट दे दिया है। और यह कैसे होगा, इसका एक आइडिया आपको 4 दिन से इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग से मिल जाएगा। इस वक्त दोनों देश एक दूसरे पर हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक मिसाइल्स दाग रहे हैं। इजराइल के ऑफेंसिव ने ईरान का अच्छा खासा नुकसान कर दिया है। पिछले 24 घंटे में ईरान के 20 से ज्यादा सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स इजराइल ने तबाह कर दिए हैं। सेंट्रल ईरान में 100 मिलिट्री ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया है। अब तक इजराइल ने ईरान के 1/3 मिसाइल्स लॉन्चर को उड़ा डाला है। काउंटर अटैक ईरान भी कर रहा है। इजराइल के कई शहरों पर ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स दागी हैं। लेकिन इन सबके बीच ईरान से एक ऐसा कबूलनामा आया है जिसके बाद इजराइल का फोकस ईरान के साथ साथ पाकिस्तान की ओर भी शिफ्ट हो गया है।
और यह कबूलनामा किसी और का नहीं, इंडियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर मोहसिन रेजाई का है, जिन्होंने एक लाइव इंटरव्यू में दावा किया है कि पाकिस्तान ने ईरान से वादा किया है कि अगर इजरायल ने ईरान पर न्यूक्लियर बम से अटैक किया तो पाकिस्तान इजरायल पर न्यूक्लियर बम से अटैक करेगा। पाकिस्तान ने ईरान की तरफ से आए इस बयान को ना तो अभी तक कंफर्म किया है और ना ही इसे डिनाई किया है, लेकिन पाकिस्तान की संसद में जो कमेंट्री चल रही है उससे तो साफ साफ लग रहा है कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल इजरायल के खिलाफ कर सकता है। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री बिल्कुल सही कह रहा है, पाकिस्तान जैसा देश जाकर भी हिंदुस्तान जैसे देशों का सामना नहीं कर सकता। ऊपर से अगर इजरायल ने पाकिस्तान को अपना अगला टारगेट सेलेक्ट कर लिया तो मुनीर की सिट्टी पिट्टी गुम होनी तय है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने इसका ट्रेलर देख लिया था और अब हिंदुस्तान इजरायल के ज्वाइंट ऑपरेशन के बारे में सोचकर ही पाकिस्तान में सबकी टांगें कांपने लगी हैं। ख्वाजा आसिफ को 2025 के साथ साथ 2019 का सरेंडर भी याद आने लगा है, तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के मेंबर असद कैसर के भी पसीने अभी से छूटने लगे हैं। पाकिस्तान का यह कहना कि इजरायल का दूसरा टारगेट पाकिस्तान हो सकता है, उसकी एक वजह नरेंद्र मोदी को आया वो फोन कॉल भी है जो इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान पर एयर स्ट्राइक करने से ठीक पहले किया था। पाकिस्तान सोच रहा था कि कहीं नेतन्याहू मोदी के साथ मिलकर मुनीर के सारे किए धरे पर पानी तो नहीं फेरने वाले। पाकिस्तान के इस डर की एक वजह पाकिस्तान का वो किराना हिल्स भी है जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद धमाकों की गूंज सुनाई दी थी। पाकिस्तान के सीक्रेट न्यूक्लियर साइट पर धुएं का गुबार उठा था। हिंदुस्तान ने कभी ये नहीं कहा कि इंडियन एयरफोर्स ने किराना हिल्स को टारगेट किया, लेकिन अब पाकिस्तान को सच में लगने लगा है कि कहीं अगले ऑपरेशन में किराना हिल्स सच में तो नहीं हिलने वाला है। पाकिस्तान के डर और पैनिक की दूसरी वजह इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी है। नेतन्याहू काफी पहले इरादा जाहिर कर चुके हैं कि उनका मकसद ना सिर्फ ईरान जैसे देशों को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का है, बल्कि पाकिस्तान जैसे देशों पर प्रेशर बनाए रखने का भी है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश कभी भी न्यूक्लियर वेपन को लेकर बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर सकते हैं। ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर मोहसिन रेजाई ने यही तो कहा है कि पाकिस्तान इजरायल पर एटम बम गिराने के लिए रेडी है। इस वक्त दुनिया के हर अखबार में, हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की यही एटम बम वाली नई धमकी ट्रेंड कर रही है। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री इस पर अभी भी खुलकर कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन ईरान पर गिर रहे इजरायली मिसाइलों की तस्वीरें देखकर पूरा का पूरा पाकिस्तान डरा डरा सहमा सहमा दिख रहा है कि लाइमलाइट में आने के चक्कर में शाहबाज और मुनीर ने इजरायल से पंगा लेकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और अब पाकिस्तान पर हमले के लिए इजरायल ने कर ली है तैयारी। हिंदुस्तान और इजरायल पाकिस्तान पर भारी है। पाकिस्तान में यह कमेंट्री जारी है, यानी इजरायल अगर ईरान को काबू में करने में कामयाब हो जाता है तो फिर नेतन्याहू के पुराने बयान के लिहाज से उसका अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है। और जब से ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर मोहसिन रेजाई ने क्लेम किया है कि पाकिस्तान ने इजरायल पर एटम बम गिराने का वादा ईरान से किया है, तब से पाकिस्तान की संसद में दिए गए एक एक बयान को ईरान का स्टेट मीडिया हर 2 मिनट में दिखा रहा है। पाकिस्तान की यह धमकी इजरायल तक भी पहुंच गई है। इजरायल ने जो ईरान के साथ किया अब वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक भी पहुंच सकता है। कब पहुंचेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मंगलवार सुबह से उसकी शुरुआत जरूर हो जाएगी जब मोदी G7 समिट के लिए कनाडा पहुंचेंगे। और मोदी के कनाडा पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर आ गई है। FATF ने पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया है। उसका पहला चैप्टर रिलीज हो गया है। FATF ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें ना सिर्फ पहलगाम आतंकी हमलों की निंदा की गई है, बल्कि सवाल तक पूछ लिए गए हैं कि यह आतंकी हमला बिना स्टेट के समर्थन के नहीं हो सकता था, बिना फंडिंग के नहीं हो सकता था। यानी FATF ने इशारा सीधे सीधे पाकिस्तान की ओर किया है। और आप यह भी तय मानिए कि कुछ घंटों के बाद कनाडा में G7 समिट के दौरान पाकिस्तान पर पहली स्ट्राइक होने वाली है और इस हमले की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं।
साल की सबसे भयानक मर्डर मिस्ट्री का आज एक नया चैप्टर खुल गया। सोनम रघुवंशी, जिसने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग शादी से पहले ही कर ली, वो शादी के वक्त भी यही सोच रही थी। जब राजा सोनम की मांग में सिंदूर भर रहा था, उस वक्त भी सोनम के दिमाग में राजा नहीं कोई और चल रहा था। आज राजा और सोनम का एक नया टेप सामने आया है। इस टेप में राजा कसमें खा रहा है, वचन निभाने का वादा कर रहा है। राजा के सामने खड़ी होकर वचन सोनम भी दे रही है, लेकिन उस वक्त सोच कुछ और ही रही थी। सोनम दरअसल एक टाइमलाइन के हिसाब से आगे बढ़ रही थी। एंगेजमेंट, शादी, मेघालय में हनीमून और उसके बाद मर्डर। और इस पूरी टाइमलाइन में उसका साथ दे रहा था उसका बॉयफ्रेंड, जिससे सोनम की लगातार बात हो रही थी। वो कह रहा था कि चिंता मत करो, वक्त पर सब हो जाएगा। उस वक्त तक किसी को पता नहीं था कि सोनम शादी का कोई भी वचन मानने वाली नहीं है। उसके लिए यह शादी 7 जन्मों का बंधन नहीं, सिर्फ 10-12 दिन का खेल है। सोनम ने राजा के साथ जाकर शादी का जोड़ा फाइनल किया। हर फंक्शन के लिए अलग ड्रेस सेलेक्ट की। डेट फिक्स हुई, शादी का कार्ड छपा। उस वक्त सोनम के चेहरे पर स्माइल थी, क्योंकि आगे की पिक्चर उसके दिमाग में क्लियर थी। ब्रह्मा वेदांत विदो वदिन्ता, पंडित जी ने लग्न पत्रिका पढ़कर सुनाई। सोनम उस वक्त भी कुछ नहीं बोली। नमो विघ्न विनाशाय। हल्दी, मेहंदी की रस्म हुई। सोनम राजा के साथ मिलकर खूब नाची। हर रस्म में सोनम हंसती रही, खिलखिलाती रही, जबकि सोनम को अच्छे से पता था कि इस शादी का अंजाम क्या होने वाला है। सोनम राजा की शादी वाले दिन की तस्वीरें हैं। शादी समारोह में सोनम राजा के साथ स्टेज पर नाच रही थी, फिल्मी गानों पर ठुमके लगा रही थी। राजा ने सोनम को वरमाला पहनाई। सोनम ने अपने पति के गले में शादी का हार डाला। उस वक्त भी सोनम खुश दिख रही थी और एक ही बात सोच रही थी कि शादी के कुछ दिन बाद ही विधवा कैसे बनना है। राजा ने सोनम की मांग में सिंदूर भरा। उस वक्त वो सिंदूर मिटाने के बारे में सोच रही थी। सोनम को जब राजा ने मंगलसूत्र पहनाया, वो मंगलसूत्र तोड़ने के बारे में सोच रही थी। शादी से राजा खुश था, राजा के भाई खुश थे, सोनम की मां खुश थी, भाई गोविंद खुश था, रघुवंशी फैमिली में हर कोई खुश था। सिर्फ सोनम खुश नहीं थी, लेकिन वो सबसे ज्यादा खुश दिख जरूर रही थी। सोनम वेड्स राजा के शादी समारोह की कोई भी पिक्चर उठा लो, कोई भी वीडियो देख लो, हर तस्वीर में सोनम मुस्कुरा रही है, खिलखिला रही है। किसी भी तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि सोनम 10-12 दिन बाद ही अपने पति का कत्ल करने वाली है। 10-12 दिन बाद ही खुद के हाथ से विधवा बनने वाली है। पूरी शादी में एक ही बात सोच रही थी कि कैसे शादी का जोड़ा उतारना है, कैसे सिंदूर उजाड़ना है, कैसे मांग सोनी करनी है, कैसे एक घर का चिराग बुझाकर राज कुशवाहा का घर रोशन करना है। सोनम राजा की शादी की तैयारी 2 महीने तक चली। 11 मई को सोनम की शादी हुई, जो सिर्फ 12 दिन यानी 23 मई तक चली। इतने समय में सोनम के दिमाग को कोई पढ़ नहीं पाया। वो क्या सोच रही है, क्या करने वाली है, इसका अंदाजा तक कोई नहीं लगा पाया। लेकिन सोनम का सच सामने आने के बाद उसका भाई बिना बोले ही 2 मिनट में अपनी बहन का सच जान गया। सोनम से जैसे ही आप मिले 2 मिनट आपकी बातचीत हुई और आप समझ गए थे कि उसका हाथ है। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कैसे? बिल्कुल 2-3 मिनट में जो मिला ना, उसने एक भी पॉइंट, एक तो नज़र से नज़रें मिला के बात नहीं करी, दूसरा जो भी पॉइंट बोले उसने सभी गलत बोले कि मैं इनके हाथ में नहीं थी, मतलब उसने बोला कि मुझे राजा जी को इनने मार डाला है और मुझे किडनैप करके यहाँ लेके आके छोड़ दिया है, मतलब बहुत सारी बातें हुई। तो वो उसमें मुझे पूरा जो दोष है वो राज लोगों के ऊपर, राज और उनकी टीम के ऊपर ही पूरा दोष डाला था। सोनम का अपने घर में रुतबा चलता था। वो एक बार जो बात बोल देती थी वो फाइनल हो जाती थी। उसकी बात मां भी मानती थी, भाई और पिता भी मानते थे।
किस नेचर की थी अगर ये बात करें सोनम, आप क्या हर चीज़ मनवा लेती थी? देखिए वो उसका नेचर है ना, देखिए थोड़ा सा तो अड़ियल टाइप का था ही सही। अच्छा। कि वो किसी भी चीज़ पे अड़ जाती थी या कुछ करती थी, तो हम उनसे मतलब उससे हम कोई बार्गेनिंग वगैरह कुछ करते नहीं थे कि कुछ उसको मनाना या करना। ठीक है, उसने जो बोला वो लगभग हो जाता था। एक 60% 70% हम उसके फेवर में काम करते थे। सोनम चाहती तो राजा से शादी से मना कर सकती थी, सोनम चाहती तो ये शादी नहीं होती, लेकिन सोनम के दिमाग में राजा नहीं, राज चल रहा था। इसलिए वो एक ही बात सोच रही थी कि राज को कैसे पाना है, राजा का वजूद कैसे मिटाना है, और इसकी स्क्रिप्ट उसने शादी के 11 दिन पहले ही लिख दी थी। अगर उसका वो चाहती और उसको बताना होता कि मुझे मेरा अफेयर है, तो ज़रूर हम मतलब यहाँ तक नहीं पहुँचते। और हम ऑलरेडी 3 साल से देख रहे थे, तो 3 साल से भी हमें कुछ ऐसा पता नहीं चला कि कोई अफेयर है या कुछ है। और हमें तो मतलब राज कुशवाहा ने तो वैसे भी जब तक वो अरेस्ट नहीं हुआ उस दिन तक भी काम करा। अगर ऐसा कुछ होता तो हम पहले ही उसको कम से कम फायर तो कर देते। शादी के बाद जब सोनम की विदाई हुई तो वो खूब रोई थी, भाई से लिपट कर रोई, मां के गले से लगकर रोई। लेकिन उस वक्त सोनम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। लेकिन सोनम ने ये नहीं सोचा था कि घर से ये उसकी आखिरी विदाई हो जाएगी। राजा को मिटाकर वो अब इस घर में कभी नहीं घुस पाएगी, कभी मां भाई से मिल नहीं पाएगी, कभी पिता के गले नहीं लग पाएगी। अब मिलने नहीं जाएंगे अगर वो आती है मेघालय या कहीं भी, क्योंकि आप बोल रहे बैग मिलने का तो बिल्कुल भी नहीं। हमने तो बिल्कुल उसको मरा हुआ घोषित कर दिया है। और मैंने ऑल मीडिया के सामने ये मैंने बताया भी गया है। तो हम तो अभी कोई रिश्ता रखना भी नहीं चाह रहे हैं और किसी चीज़ को कंटिन्यू करना भी नहीं चाह रहे हैं। सोनम के लिए शादी एक खेल थी, इस खेल में राजा उसका मोहरा था। शादी के दिन ही जब एक और खेल खेला गया, तभी अंदाजा लग गया था कि दोनों की सोच अलग है। सोनम कुछ और ही सोच रही है। राजा की आज से ठीक 36 दिन पहले शादी हुई थी। अपने लाडले की बारात ले जाते हुए मां खूब खुश हुई थी। अपने लाडले भाई की शादी में बड़ा भाई विपिन खूब नाचा था। सचिन रघुवंशी ने तो स्टेज पर जमकर डांस किया। दुलारे देवर की शादी में भाभियों ने भी जमकर डांस किया। स्टेज पर जब राजा के साथ सोनम खड़ी हुई तो रघुवंशी फैमिली को लगा कि परिवार अब पूरा हो गया है। आज उसी राजा रघुवंशी की 13वीं हुई है। मां खूब रोई है। कुछ दिन पहले इस शादी में नाचने वाले विपिन रघुवंशी ने अपने हाथों से छोटे भाई राजा की 13वीं की है। और आज ही के दिन राजा का आखिरी वीडियो भी सामने आया है। यह 23 मई का वो वीडियो है जिसे देखकर पूरा परिवार अब रो रहा है। यह वो वीडियो है जिसे राजा की हत्या से कुछ ही घंटे पहले शूट किया गया था। इस वीडियो में राजा और सोनम ट्रैकिंग पर जाते दिख रहे हैं। सफेद शर्ट पहनी हुई सोनम आगे चल रही है, राजा पीछे चल रहा है। सोनम ने जो कपड़े पहने हुए हैं ये वही कपड़े हैं जिन्हें पहनकर सोनम सीसीटीवी में कैद हुई थी। यह वही शर्ट है जो 2 जून को राजा की लाश के पास से मिली थी। यह वीडियो एक सोशल मीडिया यूजर ने पोस्ट किया है। तेईस मई को डबल डेकर रूट ब्रिज से नीचे उतरते वक्त यह वीडियो रिकॉर्ड किया गया। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग 9:45 पर की गई। इसके ठीक 4.5 घंटे बाद 2:15 पर राजा का कत्ल किया गया। राजा की हत्या के बाद उसका परिवार एक ही बात पूछ रहा है कि सोनम तूने ऐसा क्यों किया। तो मैं उस लड़की से पूछना चाहता हूँ कि क्यों मारा है। आप आज 60 साल के बुजुर्ग को बचाने के लिए तो 30 साल की लड़की की बलि ली है या नहीं ली है वो जो पता नहीं, लेकिन क्यों शब्द जो है ना वो सब बहुत संदेह का पति है। जी कि क्यों मारा उसको, ये सब पूछा जाए। आप सब पूछे, प्यार से बात करी जाए कि आप फायर डे हैं, पापा जिंदा हैं, अटैक भी नहीं आया, बच गए हैं, तो ये जो तुमने राजा को मारा इससे तो शांति मिल गई है जी, वो खुशी के कारण तुम करा क्या ऐसा। राजा की हत्या के बाद सोनम 26 मई को इंदौर आई थी। राज कुशवाहा के घर पर ही रुकी थी, किराए के फ्लैट में छिप कर रही थी। अब उसे फिर से इंदौर लाया जा रहा है। पुलिस मर्डर से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन कुछ सवाल राजा के परिवार के भी हैं, कुछ सवाल उसके भाई के भी हैं। राज के 5 दिन रहे तो हाँ 26-30 तक उनको मालूम पड़ा मम्मी उनकी आने, उसके राज की मम्मी बहन आने वाली है, तो उन्हें 30 के बाद ही वहाँ से फ्लैट लिया। तो ये भी सब्जेक्ट है।
हाँ, क्योंकि वो सुहानी ने ये बताया था, राज की बहन ने, कि 26 अप्रैल से लेके 30 मई तक वो लोग बाहर थे। तो वही तो हुआ कि सर राज के आप सोचो ना कि उसमें हिम्मत कितनी है और कितनी डेयरिंग है राज के अंदर भी और सोनम के अंदर भी। उनकी ऐसी क्या प्लानिंग थी, इनने जो पैसा छुपा के यहाँ से जाने के लिए रखा भी होगा कि वहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, तो इनके पास पैसा भी सब बहुत कुछ होगा जो इन्हें इतने बड़े प्लानिंग करके चले होंगे। ऑलरेडी उसने इतने चीज़ें इतने बड़े बड़े प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ रहना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर तो जब उसने मर्डर कर दिया है तो फिर यहाँ रहना कोई बड़ी बात नहीं थी। और अगर मतलब मर्डर करते समय दिल नहीं काँपा तो यहाँ रहना कौन सी बड़ी बात है। मतलब वो रह रही है तो वो उसका मतलब सोचिए ना, जहाँ उसने ऐसा कर्म करे हैं और वो आके रह रही है, तो वो उसका मुझे आइडिया नहीं है। सोनम प्लाईवुड बिजनेस में कस्टमर से डील करती थी। साउथ इंडिया का कारोबार उसके पास था। राज कुशवाहा गोदाम संभालता था। माल की डिलीवरी और स्टॉक उसके पास था। दोनों के ऑफिस के बीच 5 से 7 किलोमीटर का फासला था। दुनिया की नजरों में सोनम राज को राखी बांधती थी। राज दीदी बोलता था। इसलिए राज और सोनम के दिमाग में क्या चल रहा है, इसकी भनक ना तो परिवार को लगी, ना ही किसी कर्मचारी को।